कहानी की शुरुआत होती है प्रतिबंधपुरम के महाराजा से। एक ऐसा राजा जिसे दुनिया बाद में टाइगर किंग के नाम से पहचानती है। पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी सनक, उसकी बहादुरी और उसकी किस्मत के खेल के बारे में। राजा के नाम से ज्यादा बड़ी तो उसकी उपाधियों की लिस्ट है, अनगिनत खिताब, लंबे लंबे नाम। लेकिन जनता ने इतने भारी भरकम नाम याद करने की मेहनत ही छोड़ दी। सबने उसे एक छोटा, तेज और दमदार नाम दे दिया, टाइगर किंग। और सच कहें तो ये नाम आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाता है। आखिर इस महाराजा को टाइगर किंग क्यों कहा गया? इसके पीछे एक रोमांचक और अजीब सी दास्तान छिपी है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके जन्म लेते ही ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी कर दी। उनका कहना था कि यह राज कभी बताया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें कहना पड़ रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा जो इस शुभ अशुभ नक्षत्र के नीचे पैदा हुआ है, एक दिन अवश्य मरेगा। सुनने में बिल्कुल सामान्य भविष्यवाणी, क्योंकि हर कोई मरता है, पर कहानी इसे ऐसे बताती है कि जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी यहां एकदम चौंकाने वाला मोड़ लेती है। सिर्फ 10 दिन का नवजात शिशु अचानक बोल पड़ा, हे बुद्धिमान ज्योतिषियों, इस उम्र में बच्चा रो भी मुश्किल से पाता है। और यहां राजा का बेटा बोल रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी लोग जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गए। ये 10 दिन का बालक ही साफ साफ बोल रहा था। राजकुमार का यह चमत्कार कहानी को और रहस्यमय बना देता है। राजकुमार आगे बोलता है, अगर तुम इतनी बात बता रहे हो तो बताओ कैसे मरूंगा? एक बच्चा यह सवाल नहीं पूछता, लेकिन यह साधारण बच्चा नहीं था। ज्योतिषी अपनी नाक पर उंगली रखते हुए हैरान रह गया। यह इशारा आश्चर्य और शौक को दिखाने के लिए होता है। ज्योतिषी ने अब असली भविष्यवाणी बताई। राजा का जन्म जिस समय हुआ वह बुल का समय था, और बुल का शत्रु होता है टाइगर। इसलिए राजा की मौत का कारण भी टाइगर ही होगा। यानी नियति पहले ही तय कर चुकी थी कि उसका सामना बाघ से ही होगा। तुम सोचोगे कि टाइगर शब्द सुनकर छोटा राजकुमार डर गया होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। राजकुमार न डरा न घबराया। टाइगर शब्द सुनते ही राजकुमार ने खुद एक डरावनी सी दहाड़ मारी, जैसे वो खुद टाइगर को चुनौती दे रहा हो। यह बच्चा साधारण नहीं था। उसके भीतर बचपन से ही निडरता और अहंकार दोनों थे। दिनों के साथ राजकुमार बढ़ता है, ऊंचाई में, शक्ति में और स्वभाव में। बचपन का वह चमत्कार धीरे धीरे एक साहसी और जिद्दी राजा में बदलने लगता है। राजकुमार का पालन पोषण बिल्कुल अंग्रेजी ठाट से हुआ। अंग्रेज गाय का दूध, अंग्रेज नैनी, अंग्रेज शिक्षक और अंग्रेज फिल्मों से भरा हुआ बचपन। 20 साल की उम्र में राजकुमार ने आधिकारिक रूप से राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब वह सिर्फ एक बालक नहीं रहा, अब वह राजा था। और भविष्यवाणी की कथा एक नए चरण में प्रवेश कर गई थी। राज्य के लोग वह भविष्यवाणी कभी नहीं भूले कि राजा की मौत का कारण बाघ होगा। प्रतिबंधपुरम राज्य में जंगल ही जंगल थे, और उन जंगलों में बाघों की भरमार थी। यानी राजा के दुश्मन, उसके भविष्य की मौत का कारण हर तरफ मौजूद था। राजा ने सोचा, अपनी मौत का कारण बनने वाले बाघ को मारना तो और भी जायज है। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मौत बाघ है तो बाघों को खत्म कर दो। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, हर बाघ को खत्म करना। जब उसने पहला बाघ मारा, उसके भीतर जीत की एक अजीब सी खुशी दौड़ गई, जैसे उसने अपनी किस्मत पर पहला वार कर दिया हो। उसने महसूस किया कि वह मौत को मात दे सकता है। राजा तुरंत ज्योतिषी को बुलवाता है। देखो, तुम्हारी भविष्यवाणी का पहला दुश्मन अब गया। मानो वह ज्योतिषी को चुनौती दे रहा हो। राजा गर्व से पूछता है, अब क्या कहते हो? देख लिया, मैंने बाघ को मार दिया। उसे लगता था कि उसने अपनी मौत वाले डर को खत्म कर दिया है। ज्योतिषी शांत आवाज में कहता है, महाराज, आप इसी तरह 99 बाघ मार सकते हैं। लेकिन उसकी बात का यह लेकिन राजा की खुशी को रोक देता है। राजा अधीर हो जाता है। लेकिन क्या? बिना डर के बोलो। ज्योतिषी कहता है, सावधान रहिएगा महाराज, 100वां बाघ आपका असली दुश्मन होगा। अब कहानी में 2 बातें तय हो जाती हैं। राजा 100 बाघ मारना चाहता है, 100वां बाघ उसका भाग्य है। राजा चुनौती देता है, अगर मैं 100वां बाघ भी मार दूं तब क्या?
ज्योतिषी घबरा जाता है तो मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबें फाड़ दूंगा, आग में जला दूंगा। और उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजा फिर पूछता है, और क्या? ज्योतिषी आखिर कह देता है, और मैं अपनी छोटी काटकर, बाल छोटे कराकर इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब कि 100वां बाघ राजा की किस्मत का असली मोड़ है, उसे मारना आसान नहीं होगा। इस भविष्यवाणी के बाद बाघों के अच्छे दिन खत्म होने वाले थे। राजा ने बाघों पर अपना एक्सक्लूसिव अधिकार घोषित कर दिया। अब राज्य में कोई भी बाघ नहीं मार सकता था। राजा ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं 100 बाघ नहीं मार लेता तब तक दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा। अदालत के मामले, जन समस्याएं, राज्य के मुद्दे सब पीछे। उसके लिए अब सिर्फ एक मिशन था, 100 टाइगर्स बराबर 100 बार मौत को हराना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कई बार गोली निशाने पर नहीं लगी और बाघ सीधे राजा पर झपट पड़ा, और राजा ने कई बार नंगे हाथों से बाघों से लड़ाई की। ये घटनाएं उसकी बहादुरी दिखाती हैं और उसके सनक भरे जुनून को भी। लेकिन आगे उसका सामना बाघ से नहीं, अंग्रेजी सत्ता से होने वाला था। और यह खतरा जंगल से बड़ा था, क्योंकि इसमें उसकी ताज और सत्ता दांव पर थी। एक दिन एक ऊंचे दर्जे का ब्रिटिश अधिकारी राज्य में आया। ऐसे अधिकारी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न करना राजा के लिए भारी पड़ सकता था। यह ब्रिटिश अधिकारी 2 चीजों का शौकीन था, बाघों का शिकार और उससे भी ज्यादा उन बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का। और जैसे वह हर जगह करता था, यहां भी उसने वही इच्छा जताई, मुझे बाघ का शिकार करना है। लेकिन उसने गलत राजा चुना था। राजा ने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया, यहां कोई बाघ नहीं मारेगा, सिर्फ मैं। अब अंग्रेज अधिकारी ने एक समझौता पेश किया। उसका सचिव दीवान के जरिए राजा को संदेश भेजता है कि सर, खुद बाघ नहीं मारेंगे, मतलब शिकार का असली काम राजा कर सकता है। मतलब बाघ को गोली राजा मारे और अधिकारी सिर्फ भागीदारी दिखा दें, ताकि अधिकारी फोटो भी ले सके और राजा नियम भी न तोड़े। असल में अधिकारी को बाघ मारने से ज्यादा उसकी लाश के साथ फोटो चाहिए थी। लेकिन राजा अडिग रहा। वह किसी भी कीमत पर अपने टाइगर एक्सक्लूसिव अधिकार से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसे डर था, अगर एक अधिकारी को मौका दे दिया तो बाकी अधिकारी भी मांग करेंगे और फिर बाघ खत्म हो जाएंगे, उसकी किस्मत पूरी होने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन यह जिद भारी पड़ सकती थी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी की इच्छा रोकना उनकी सत्ता को चुनौती देना था। अब स्थिति गंभीर थी। राजा और दीवान ने इस मुद्दे पर लंबी मीटिंग की। अंत में उन्होंने एक राजनीतिक चाल चली और तुरंत कोलकाता की एक मशहूर ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में लिखा था, महंगी हीरों की अंगूठियों के कई डिजाइन भेजो। मकसद साफ था, अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को खुश करना, ताकि अधिकारी की नाराजगी खत्म हो जाए और राजा का राज्य बचा रहे। कुछ ही दिनों में 50 शानदार हीरे की अंगूठियां आ गईं। राजा और दीवान दोनों यही सोच रहे थे, ठीक है, इनमें से वो 2 से 3 पसंद करेगी, बाकी वापस कर देगी। राजा ने सारी 50 अंगूठियां एक साथ अधिकारी की पत्नी को भेज दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो जवाब आया उसे पढ़कर राजा और दीवान के होश उड़ गए। संदेश था, आपके उपहारों के लिए बहुत धन्यवाद। मतलब उसने सारी 50 अंगूठियां अपने पास रख लीं। 2 दिन बाद ही ज्वेलरी कंपनी से बिल आया 3 लाख रुपए का। फिर भी राजा खुश था, क्योंकि उसके लिए 3 लाख की कीमत अपने राज्य, अपनी सत्ता और अपने मिशन 100 बाघ मारने के सामने कुछ भी नहीं थी। अंग्रेज अधिकारी वाला संकट खत्म होते ही राजा फिर अपने पुराने मिशन पर लौट आया, बाघों का शिकार। और इस बार उसके शिकार पहले से भी ज्यादा तेजी से सफल होने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और उसके भीतर यह विश्वास और मजबूत होता जा रहा था कि मैं किस्मत को हरा सकता हूं। सिर्फ 10 साल में राजा 70 बाघ मार चुका था। हर बाघ के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता। उसको लगता, देखो, भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है। उसे लगता कि वह मौत को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन तभी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में एक भी बाघ बचा ही नहीं। राजा ने पूरा जंगल खाली कर दिया था। यह उसके लिए जीत नहीं, बल्कि एक विशाल रुकावट थी, क्योंकि 100 तक पहुंचना अब असंभव लग रहा था। आखिर गुस्से में राजा ने फैसला लिया। दीवान को बुलाया गया और कहा गया, अपना इस्तीफा लेकर आओ।
मतलब अगर बाघ नहीं मिले तो दीवान जाएगा। कहानी यहाँ राजा की पागलपन भरी तानाशाही को बेहद मजबूत तरीके से दिखाती है। दीवान घबरा गया। महाराज, मैंने कितने साल आपकी सेवा की है, एक बार सोच लीजिए। राजा ने गुस्से में साफ कह दिया, नहीं, अभी इस्तीफा दो, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। और इसी के साथ समाप्त होता है टाइगर किंग का पार्ट 1। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या दीवान अपनी नौकरी बचा पाएगा और क्या राजा अमर हो पाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।